अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 के सेकंड लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक ये पढ़ा था केपी और केसी के दरमियान रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल एन। और फिर इसमें से ये 3 पॉसिबिलिटीज थी कि जो केपी और के सी में उसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, कौन सी वैल्यू कम होगी, या ये दोनों बराबर होंगी। वो डिपेंड करता है डेल एन की वैल्यू पे। और डेल एन क्या है? ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो गैसेस होते हैं, यानी गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कोफिशिएंट्स का डिफरेंस होता है, जो कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पुट कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को ये 3 एग्जाम्पल, जो 3 पॉसिबिलिटी के 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, ये 3 एग्जाम्पल आप लोग और अदर रिएक्शन भी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। और फिर ये पास्ट ईटा के जो एमसीक्यूज, उसमें से ये 2 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए थे, जो कि केपी और केसी के दरमियान रिलेशनशिप से आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड में फिर रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड के एक्स। Kp equilibrium constant in terms of partial pressure, whereas Kx is equilibrium constant in terms of mole frictions. ठीक है, so again according to Dalton law of partial pressure, जो कि चैप्टर नंबर 4 में है, कि partial pressure of gas A is equal to the product of mole friction of gas A into total pressure. इसमें से Pa रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A को, XA रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रिक्शन ऑफ गैस A को, और कैपिटल P जो यहाँ पे नजर आ रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रेशर। ये टोटल प्रेशर बेसिकली इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, जिसमें जितने भी गैसेस मौजूद है, वो रिएक्टेंट साइड पे हो या प्रोडक्ट साइड पे हो, उनका कंबाइंड प्रेशर होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है? ये सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन किसी भी मिक्सचर में एक कंपोनेंट के मोल्स को जब हम टोटल मोल्स पे डिवाइड कर देते हैं तो उस रेशो को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, नाउ अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? तो हम इस तरह कर सकते हैं कि ये तो मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के लिए लिख दिया, अगर मैं बी के लिए लिखना चाहता हूं तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी। सी के लिए हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स सी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी। और डी के लिए हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू एक्स डी इंटू पी, वेयर एक्स डी मोल फ्रैक्शन ऑफ डी हो जाएगा और पी टोटल प्रेशर हो जाएगा। सो जो इक्वेशन 2 है उसमें से हम ये वैल्यूज पुट कर रहे थे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इक्वेशन 2 क्या था कि के पी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी डिवाइड बाई पी ए इंटू पी बी। तो उसमें से पी सी की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, एक्स सी इंटू पी होल पावर सी। ये सी वो कोफिशिएंट से लिया जाएगा जो पावर की शक्ल में नजर आ रहा है, और पी डी की जगह मैंने लिख दिया एक्स डी इंटू पी, और ये स्मॉल डी उसका पावर हो जाएगा जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखा जाएगा। और पी ए की जगह मैंने लिख दिया एक्स ए इंटू पी, जिसका पावर क्या होगा? कोएफिशिएंट ए होगा। और पी बी की जगह मैंने ये लिख दिया। जो इक्वेशन 2 है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने लिखा था। अच्छा, अब इस तरह से कि ये जो सी पावर है ये बेसिकली ये एक्स का भी पावर होगा और ये पी का भी पावर होगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा, सिंपल सा मैथ है। और इस तरह से ये जो डी पावर होगा ये एक्स का भी होगा और ये पी का भी होगा। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको कर लेते हैं एक्स सी पावर सी इंटू पी पावर सी, सिमिलरली एक्स डी पावर डी इंटू पी पावर डी। तो एक्स सी पावर सी हमने इधर लिख दिया, एक्स डी पावर डी इधर लिख दिया, और पी पावर सी और पी पावर डी जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा। नाउ ये जो वैल्यू है बेसिकली कि एक्स सी पावर सी इंटू एक्स डी पावर डी डिवाइड बाई एक्स ए इंटू पावर इंटू, ये रेशो बेसिकली के एक्स के बराबर होगा। ठीक है, सो हम इसकी जगह के एक्स लिख सकते हैं। यस, हम इसकी जगह के एक्स लिख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा कि के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी। नाउ ये ए प्लस बी चूंकि ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ नेगेटिव हो जाएगा, और हमारे पास फाइनली आ जाएगा कि के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी डेल एन। सो नाउ अगर हमें टोटल प्रेशर गिवन हो या टोटल प्रेशर पता हो, जो कि हम पता लगा सकते हैं किस तरह से, अगर एक रिएक्शन क्लोज वेसल में हो रहा है और वो इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पर हम उसके साथ मैनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे। मैनोमीटर हमें जो प्रेशर दे देगा वो उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से जो गैसेस हैं उनका कंबाइंड प्रेशर होगा। तो ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को के पी और के एक्स के दरमियान इंटर कन्वर्जन पर कोई न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज आ जाए तो आपने क्या करना है, आपको पी की वैल्यू उस क्वेश्चन में मस्ट गिवन होगी, जबकि डेल एन की वैल्यू आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट कर देनी होगी। तो इस रिलेशनशिप के जरिए अगर हमें टोटल प्रेशर का पता हो, डेल एन हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड कर देंगे, तो हम के पी को के एक्स और के एक्स को के पी में
कन्वर्ट कर सकते हैं। बट देखना यह है कि क्या ये दोनों वैल्यूज किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए बराबर होंगी या इनमें से कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल एन। सो उसी तरह से इफ डेल एन इज 0, तो जब ये 0 हो जाएगा तो p पावर 0 से 1 रह जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास kp और kx आपस में बराबर हो जाएंगे। वही 3 केसेस यहां पर भी होंगे जो हमने kp और kc के दरमियान रिलेशनशिप में पढ़ा था। इफ डेल एन इज पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो फिर kp की वैल्यू उस रिएक्शन के लिए kx से ज्यादा आएगी, यानी इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया एक रिएक्शन जो कि गैसियस रिएक्शन है। हमने पार्शियल प्रेशर से kp कैलकुलेट किया और मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू से kx कैलकुलेट किया। kp की न्यूमेरिकल वैल्यू kx से ज्यादा आएगी, इसका मतलब ये है। और क्यों ये इस इक्वेशन से हमें क्लियर हो सकता है, क्योंकि अगर डेल एन की वैल्यू 1 भी हो जाए लेट्स सपोज, तो फिर kp इज इक्वल टू kx इंटू p। इसका मतलब है कि हमारे पास जो kp और kx होंगे, यानी p जो होगा सॉरी kp जो होगा वो kx से बड़ा होगा। why? बिकॉज उसके साथ p को मल्टीप्लाई करना होगा, तो देन वो kp के बराबर हो जाएगा। तो जनरली ज्यादातर केसेस में फिर इस तरह से होगा। और इफ डेल एन इज नेगेटिव देन kp इज लेस देन kx, फिर हमारे पास जो kp होगा वो kx से कम होगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो p है, अगर हमें p गिवन नहीं है तो हम इसकी जगह nRT बाई v भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें टेम्परेचर या वॉल्यूम गिवन है तो हम वो वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो बुक में अगर आप लोग देख ले तो उसमें से एक स्टेप थोड़ा सा आगे गए हैं और इसमें kp इज इक्वल टू kx इंटू RT बाई v पुट किया हुआ है, तो हम वो भी इसकी जगह पुट कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल इनके तीनों रिएक्शंस के वही 3 एग्जाम्पल आप लोग ले सकते जो हमने kp और kc के दरमियान रिलेशनशिप के लिए किया। एनी एग्जाम्पल आप लोग पुट कर सकते हैं इन तीनों पॉसिबिलिटीज का। अच्छा, अब डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन kp एंड kn। kp और kn के दरमियान रिलेशनशिप डिस्कस करना है, ठीक है। अगेन हम डाल्टन लॉ पुट कर ले लेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। बट इस टाइम मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर होगा मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मोल्स। यहाँ पर जो कैपिटल N है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस इन द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर सिस्टम से मुराद इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, ठीक है जी। सो XA बराबर होगा NA डिवाइड बाय N, तो उसकी जगह हमने ये लिख दिया। नाउ यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस N को इधर ले आए, तो NA इज इक्वल टू P डिवाइड बाय N, क्योंकि ये वैल्यू जो कि पैरेंथेसिस में लिख दी ये सब के लिए कांस्टेंट होगी। ये PA के लिए यानी A के लिए भी यही वैल्यू होगी, B के लिए भी, लेकिन मोल्स सबके एक जैसे नहीं हो सकते। NA मोल्स ऑफ A। इसी तरह से PB के लिए हो जाएगा NB इंटू P बाय N। PC यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ C, उसके लिए हो जाएगा मोल्स ऑफ C यानी NC इंटू P बाय N। पार्शियल प्रेशर ऑफ D, उसके लिए हो जाएगा मोल्स ऑफ D यानी ND इंटू P बाय N। सो NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A हो गया और कैपिटल N बेसिकली टोटल मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये वैल्यू सबके लिए सेम होगी क्योंकि टोटल प्रेशर और टोटल मोल तो सबके लिए सेम आएगा। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं जो kp का इक्वेशन है। तो A की जगह ये लगा लेंगे, B की जगह इधर B हो जाएगा, C की जगह इधर C हो जाएगा एंड सो ऑन। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, PC की जगह हमने ये लिख दिया, PD की जगह हमने ये लिख दिया, PA के लिए हमने ये लिख दिया और PB के लिए हमने ये लिख दिया। नाउ अब हम मोल्स को एक साइड पे कर देते हैं। अब ये P बाय N पावर C और P बाय N पावर D जब मल्टीप्लाई जाएंगे तो C प्लस D सम हो जाएगा। सिमिलरली P पावर बाय N पावर A और P बाय N पावर B जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनके पावर सम हो जाएंगे, ठीक है। सो ये नजर आ रहा है आप लोगों को। अब ये जो वैल्यू है NC पावर C इंटू ND पावर D डिवाइड बाय NA पावर A इंटू NB पावर B, ये बेसिकली KN के बराबर है, ठीक है। तो उसी तरह से ये KN हो जाएगा और जब ये ऊपर चला जाएगा तो साइन माइनस हो जाएगा और ये डेल N के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास KP और KN के दरमियान रिलेशनशिप ये कि kp इज इक्वल टू kn इंटू पी बाई एन डेल एन। नाउ यहाँ पर p क्या है, ये टोटल प्रेशर है और यहाँ पर n क्या है, ये टोटल मोल्स है। ये टोटल मोल्स ये एग्जैक्टली ये अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं पुट कर सकते। ये n वो एक्चुअल मोल्स होंगे जो कि इक्विलिब्रियम पे मौजूद होंगे, ठीक है। वो टोटल मोल्स यानी अगर हमारे पास हमने जो रिएक्शन एज्यूम किया तो वो A प्लस बी गिविंग C प्लस D लिया है ना, तो इसमें से मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ C, मोल्स ऑफ D इक्विलिब्रियम पर जितने जितने मौजूद होंगे उन सब का सम ये टोटल मोल्स होगा। तो अगर हमें मोल्स गिवन है,
हमें टोटल प्रेशर गिवन है और हमें के एन गिवन है, तो हम केपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल एन हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ले लेंगे। अगेन 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर डेल एन 0 होगा तो हमारे पास के पी और के एन की वैल्यू बराबर होंगी हमेशा, और क्यों बराबर होंगी, क्योंकि जब डेल एन 0 हो जाएगा सो ये इक्वेशन हो जाएगा के पी इज इक्वल टू के एन पी बाय एन पावर 0। अब पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो ये टर्म 1 हो जाएगा और ये बराबर होगा। अगेन डेल एन पॉजिटिव होगा तो के पी की वैल्यू के एन से ज्यादा होगी, नेगेटिव होगा तो के पी की वैल्यू के एन से कम होगी। ठीक है जी। सो नाउ अब हमने के पी के सी के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड किया, के पी के एक्स के दरमियान फाइंड किया, के पी के सी के एन के दरमियान फाइंड किया। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं, तो ओवरऑल जो रिलेशनशिप आ जाएगा चारों के दरमियान वो इस तरह से आ जाएगा कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल एन इज इक्वल टू के एक्स आर टी बाई वी डेल एन इज इक्वल टू के एन पी बाय एन डेल एन। ये इन तीनों के दरमियान कंबाइंड रिलेशनशिप आ गया। नाउ इस रिलेशनशिप के हेल्प से हम एनी टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आर टी बाई वी पी की जगह लिखा है क्योंकि पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। सो अगर एन 1 होगा तो पी इज इक्वल टू आर टी बाई, यहाँ पर आप लोग सिर्फ पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल एन इज इक्वल टू के एक्स पी डेल एन, क्योंकि वहां पर हमने पी तक डिराइव किया था। लेकिन अगर आप पी की वैल्यू फर्दर पुट करना चाहते हैं तो P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, और अगर N 1 मोल होगा तो फिर ये सिंपली आर टी बाई वी रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के एन पी बाई एन। नाउ डेल एन 0 होगा तो ये सबके जो पावर्स हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास उस रिएक्शन के लिए के पी के सी के एक्स के एन की वैल्यू सेम आएगी। इन मतलब एक रिएक्शन है जिसका डेल एन 0 है और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। नाउ अगर इक्विलिब्रियम पर हम के पी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, के सी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, के एक्स की वैल्यू को, के एन की, सब की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब ये है, तो उस रिएक्शन के लिए सबकी वैल्यू, और अगर डेल एन 0 ना हो यानी या 0 से ज्यादा हो यानी पॉजिटिव हो, या 0 से कम हो यानी नेगेटिव हो, तो फिर उस रिएक्शन के लिए ये सारी वैल्यूज एक जैसी नहीं आएंगी। फिर उसकी के पी के सी के एक्स के एन चारों वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सब वैल्यूज जो होंगी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में। मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल है और एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ है। सो एग्जाम्पल इस तरह से कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एट 523 केल्विन इज 0.82। फाइंड Kc एट द सेम टेम्परेचर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सो नाउ इस एग्जाम्पल में हमें Kp की वैल्यू गिवन है 523 केल्विन पे जो कि 0.82 है, और हमने Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये रिएक्शन है कि PCl5 गैसियस स्टेट में डिकम्पोज हो रहा है, PCl3 बना रहा है गैसियस स्टेट में, प्लस क्लोरीन बना रहा है गैसियस स्टेट में। ये एक डिकम्पोजिशन टाइप रिएक्शन है जिसमें से एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर उससे दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और ये एक गैसियस रिएक्शन की भी एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमारे पास गैसियस स्टेट में होते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए हमें Kp की वैल्यू गिवन है और हमें Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो कि बड़ा इजी है। टेम्परेचर हमें गिवन है 523 केल्विन, तो ये तो हो गया टेम्परेचर। आर की वैल्यूज जो आइडियल गैस इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ी है चैप्टर नंबर 4 में 0.082 dm³ into atm पर केल्विन पर मोल होती है। अच्छा, Kp की वैल्यू गिवन है 0.82 हो गया। डेल एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सो डेल एन क्या है जी, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया कि डेल एन बेसिकली गैसियस प्रोडक्ट्स और गैसियस रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस होगा। सो नाउ इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है PCl3 का कोएफिशिएंट क्या है जी, 1 है। यहाँ पे क्लोरीन का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो प्रोडक्ट्स का कोएफिशिएंट जो हो गया वो सम, प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट्स का सम क्या हो गया जी, 2 हो गया। अब रिएक्टेंट की तरफ आ जाते हैं। सो रिएक्टेंट में PCl5 है जिसका कोएफिशिएंट 1 है। सो मैं 2 से 1 माइनस करूं तो इससे 1 आ जाएगा, तो डेल एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नाउ अभी कुछ देर पहले हमने डिराइव किया कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल एन। ठीक है, हमें Kp की वैल्यू गिवन है, हमें Kc की वैल्यू को फाइंड करना है। तो Kp की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा ली, Kc हमने फाइंड करनी है। R की वैल्यू 0.0821 है और T की वैल्यू 523 यहाँ पे गिवन है, केल्विन है। ठीक है, और डेल एन की वैल्यू 1 होगी तो पावर 1 लिख दिया मैंने।
हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा Kc इज इक्वल टू 1.91 इंटू 10⁻⁻²। इस एग्जाम्पल से आपको ये बात भी क्लियर होगी जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल एन की वैल्यू 0 नहीं होगी तो फिर उसकी के पी, के सी, के एक्स, के एन चारों वैल्यूज एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। जो इस एग्जाम्पल में आपको क्लियर भी हो गया कि देखें इस रिएक्शन जिसकी डेल एन की वैल्यू 1 है, मतलब 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है, तो इसकी के पी की वैल्यू 0.82 है, जबकि के सी की वैल्यू 1.91 इंटू 10⁻⁻² है, जिसमें बहुत बड़ा फर्क है। और अगेन आप लोगों को नजर भी आ रहा है कि इसकी के पी की वैल्यू के सी की वैल्यू से ज्यादा भी है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर डेल एन की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी यानी पॉजिटिव होगी तो फिर उस पार्टिकुलर रिएक्शन की जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो अगर हम इक्विलिब्रियम पर उसकी के पी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और के सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं सेपरेटली, सो हमारे पास के पी की न्यूमेरिकल वैल्यू के सी से ज्यादा आएगी, जो कि इस एग्जाम्पल में भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये और भी वेरीफाई। और अगर डेल एन की वैल्यू लेट सपोज -1 होती तो फिर हमारे पास के सी की वैल्यू इस के पी की वैल्यू से ज्यादा आती, 0.82 से ज्यादा आती। लेकिन इस रिएक्शन के लिए तो वो नहीं होगा। अगर आप इसका रिवर्स इज्यूम कर लेते हैं कि PCl3 और Cl2 को रिएक्टेंट साइड पर लिख लेते हैं और PCl5 को प्रोडक्ट साइड पर लिख लेते हैं, तो फिर हमारे पास इस रिएक्शन के लिए डेल एन की वैल्यू -1 हो जाएगी और फिर आपके साथ ये वैल्यू नहीं आएगी, फिर के सी की वैल्यू के पी से ज्यादा आएगी, यानी 0.82 से ज्यादा आएगी। अच्छा, दूसरा एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, वो भी मैंने सॉल्व करवाया है। एग्जांपल, ये असल में एग्जांपल तो बुक में सॉल्व है लेकिन मैंने फिर भी करवा लिया। जो कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो बुक में सॉल्व नहीं है, वो भी मैंने करवाया 7.2। इसमें क्या है कि वी पुट 10 मोल्स ऑफ N2O इनटू DM³ कंटेनर। ठीक है, हमने 10 मोल लिया N2O। N2O को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियसली चैप्टर्स में पढ़ा भी होगा। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसको डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, इन अ 2DM³ कंटेनर, 2DM³ कंटेनर के अंदर हमने ले लिया एट द सेम टेम्परेचर वेयर इट डिकम्पोजेस अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें गिवन है कि हमने 10 मोल N2O ले लिया 2DM³ कंटेनर के अंदर, वो डिकम्पोज हो गया, उससे N2 बन रहा है और O2 बन रहा है, और एक सर्टेन टाइम के बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। चलिए जी, आगे क्या पूछ रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम 2.2 मोल ऑफ N2O रिमेन्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पर हमारे पास 2.2 मोल N2O स्टिल मौजूद है, तो फिर इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कितनी वैल्यू होगी। तो देख लें, एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल मोल जो हमने N2O के लिए हैं तो वो 10 मोल है, जबकि इक्विलिब्रियम पर 2.2 मोल मौजूद है, तो 10 - 2.2 मतलब 7.8 मोल N2O के इक्विलिब्रियम तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब डिकम्पोज हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें चूंकि ये वैल्यू पता चल गई तो हम इससे N2 और O2 की मोल्स को पहले कैलकुलेट कर देंगे, फिर उसको वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे और इस तरह से कंसंट्रेशंस आ जाएंगी सबकी, और फिर उन कंसंट्रेशन से हम Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो चले सोल्यूशन। तो यहां पर मैंने क्या लिखवाया कि सिंस ओनली 2.2 मोल ऑफ N2O इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इट मींस 8.8 मोल, सॉरी 7.8 मोल, ये करेक्ट कर दें, 7.8 मोल। मैं यहां पर इसको करेक्ट कर देता हूं। अच्छा जी, सो 7.8 मोल्स वो मौजूद होंगे। देखिए, पहले हमने मोल्स को कैलकुलेट करना है, फिर आखिर में हम इसको वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे तो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है,
इस तरह भी हम कर सकते हैं कि पहले कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर दे, उसको मोल्स को वॉल्यूम पे डिवाइड करके और फिर उनसे N2 और O2 की कंसंट्रेशन को फाइंड करें, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो चले पहले हम मोल से मोल्स को ही कैलकुलेट कर देते हैं। तो सिंस ओनली 2.2 मोल ऑफ N2O इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, इट मींस 7.8 मोल हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट टू HU इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम HU होने तक 7.8 मोल्स वो N2O के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो नाउ ये हमने रिएक्शन लिख दिया और इसके लिए ना वो आइस टेबल बना लेंगे। अच्छा, आइस, इसको आइस टेबल हम कहते हैं। आइस मतलब इनिशियल, यानी यहाँ पर इनिशियल मोल्स हम लेंगे। सी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन मोल्स, यानी इक्विलिब्रियम तक मोल में कितना डिफरेंस आया हुआ है दोनों का, रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का। और ई मोल्स एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉर्मली हम इसको जब भी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को तो हम कहते हैं कि यार इस तरह का न्यूमेरिकल जब आ जाए तो आपने उसको आइस टेबल से फॉलो करना है। आइस का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनिशियल मोल्स या इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन है। सी चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन मोल को रिप्रेजेंट करेगा, और ई इक्विलिब्रियम मोल्स या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो देखें, इनिशियल मोल्स, रिएक्टेंट हमने लिए थे 10 मोल, प्रोडक्ट उस टाइम 0 थे, तो देखिए प्रोडक्ट के मोल मैंने कितने नोट किए, 0 मोल। नाउ चेंज इन मोल्स, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि 7.8 मोल्स N2O के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो चूंकि इसके 7.8 मोल डिक्रीज आ चुका होगा तो इस चेंज को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जब भी कंसंट्रेशन में या मोल्स में चेंज आता है तो इंक्रीज पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट होता है और डिक्रीज नेगेटिव से। उसका रीजन ये है कि जब कंसंट्रेशन में इंक्रीज आता है तो फाइनल कंसंट्रेशन या फाइनल मोल इनिशियल से ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंस पॉजिटिव से रिप्रेजेंट होता है। और अगर मोल्स में या कंसंट्रेशन में थ्रू प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डिक्रीज आता है तो फाइनल मोल्स या फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल मोल्स या इनिशियल कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, कम होता है सॉरी, जिसकी वजह से डिफरेंस हमारे पास नेगेटिव में आता है। तो यहां पर मैंने नेगेटिव सिंबल सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको यह पता हो कि यहां पर इतने मोल्स डिक्रीज आया हुआ है। नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, अब ठीक है N2O के कंसर्न मोल्स में तो इतना डिक्रीज आया है, लेकिन इक्विलिब्रियम तक, सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल N2O का जब रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल N2 बनता है और 1 मोल O2 बनता है। इसका मतलब होता है कि जितने मोल्स N2O के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उतने मोल्स N2 के ही बनेंगे, लेकिन उसके हाफ मोल्स के बराबर O2 के बनेंगे। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। तो अगर 7.8 मोल N2O का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो N2 भी इक्विलिब्रियम तक 7.8 मोल ही बन चुका होगा, जबकि O2 उसका आधा बन चुका होगा। तो 7.8 को अगर मैं 2 पे डिवाइड कर दूं तो इससे आ जाएगा 3.9। ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल N2O जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो 2 मोल N2 बनेगा और 1 मोल O2 बनेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम तक 7.8 मोल N2O प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो जब 7.8 मोल कन्वर्ट होगा तो N2 भी 7.8 मोल ही बन चुका होगा, जबकि O2 उसका आधा यानी 3.9 मोल बन चुका होगा। सो नाउ इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कितने मोल्स मौजूद होंगे, तो 10 मोल लिए थे, 7.8 मोल डिक्रीज आया है, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, कितना बचा इक्विलिब्रियम पर, 2.2 मोल। वो क्वेश्चन में भी गिवन है। ये चूंकि हमने इनिशियली नहीं लिया था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली मोल्स इनिशियली 0 थे। अब इक्विलिब्रियम तक चूंकि N2 7.8 बन चुका होगा तो 0 प्लस 7.8 इज इक्वल टू 7.8, एंड सिमिलरली O2 का 0 प्लस 3.9 इज इक्वल टू 3.9। अब हमें इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स का पता चल गया, लेकिन हमने Kc कैलकुलेट का, अगर हम ये मोल्स की वैल्यू डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं तो ये हमें Kc नहीं Kn की वैल्यू दे देगा, जबकि क्वेश्चन में हमें Kc की वैल्यू गिवन है और फॉर Kc हमें मोल्स की बजाय कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पुट करना होगा। तो चले पहले इसकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर देते हैं। कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट होगी जी, N2O की मोल्स इक्विलिब्रियम पर कितने मौजूद है डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो यह हो गया 1.1 मोल पर डीएम क्यूब या मोलर, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो
N2 के कितने हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पर 7.8 मोल मौजूद है, इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे या वॉल्यूम ऑफ वेसल पे डिवाइड कर दिया 2 डीएम क्यूब, तो इससे कंसंट्रेशन आ गई 3.9 मोल पर डीएम क्यूब या सिंपली मोलर। और O2 का भी जब हमने वॉल्यूम पे डिवाइड किया तो 1.95 मोलर आ गई। नाउ हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो वो हो जाएगा N2 का स्क्वायर O2 का पावर 1 N2O का स्क्वायर, उसमें से ये कंसंट्रेशंस की वैल्यू पुट कर दें, सो 3.9 स्क्वायर, और ये जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो इससे आ जाएगा 24.5। सो इस रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू होगी वो 24.5 होगी। अच्छा, यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं, अगर मैं ये वॉल्यूम पे डिवाइड नहीं करता और मैं इस एक्सप्रेशन में डायरेक्ट ये मोल्स की वैल्यू पुट कर देता तो फिर इसकी Kn की वैल्यू आ जाती। ये आप लोगों के लिए एक तरह का होमवर्क हो गया, आप यहाँ पर मोल्स की वैल्यू पुट कर दें और उससे Kn की वैल्यू कैलकुलेट करें और देखें कि वो Kn की वैल्यू Kc से ज्यादा आएगी या कम आएगी, और अगर ज्यादा आएगी तो क्यों ज्यादा आ रही है और कम आ रही है तो क्यों कम आ रही है, वो आप डेलन की वैल्यू के बेस पर ये आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। इस इक्वेशन में आपने कंसंट्रेशन की बजाय ये मोल्स की वैल्यू पुट करनी है, Kn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसको Kc की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है ताकि आपको पता चले कि कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है और क्यों। ठीक है जी, अच्छा जी, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो एक या दो लेक्चर मजीद इसमें से होंगे जो कि ये चैप्टर उसमें से कंप्लीट, हम स्मार्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, सो हम ओनली वही टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।